विधि थी उसके बारे में पढ़ा था। अब हम प्रयोगात्मक पद्धति की उपयोगिता पढ़ेंगे कि प्रयोगात्मक पद्धति की उपयोगिता क्या होती है, कि हम अलग अलग ग्रुप को डिवाइड करके हम बच्चों का जो परीक्षण करते हैं ये हमारे किस काम की विधियाँ हैं, हम इनको किन काम में लेते हैं। तो उपयुक्त कुछ दोषों के होते हुए कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा इस पद्धति को अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इससे परीक्षण के परिणाम अन्य पद्धतियों में कहीं अधिक शुद्ध पाए जाते हैं। इस पद्धति की वैज्ञानिकता के फलस्वरूप भी आज मनोविज्ञान के शुद्ध विज्ञान माना जाता है। तो हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कारण ही इसको शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है वो जब तक उसमें फैक्ट नहीं होते, प्रयोगशाला नहीं होती, प्रयोग नहीं होते, तब तक वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। तो मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में कब रखा गया, जब इसके लिए प्रयोगशालाएं स्थापित हुई और प्रयोगशाला में इसके ऊपर प्रयोग किए गए, तो इसीलिए ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट में आ गया। तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला थी वो लीपजिंग शहर में स्थापित की गई थी मनोवैज्ञानिक द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पद्धति की वैज्ञानिकता के फलस्वरूप आज मनोवैज्ञानिक एक शुद्ध विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता प्रयोगात्मक पद्धति ने ही पहुंचाई है। प्रयोग किए गए, उनकी सत्यता को सिद्ध किया गया, तब इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। परीक्षणों की सफलता और उपयोगिता के कारण कुछ विद्वान तो आधुनिक मनोविज्ञान को परीक्षणमाला मनोविज्ञान कहने लग गए हैं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति का जन्म और उसका प्रयोग अभी थोड़े ही वर्षों पहले हुआ है। तो ये जो प्रयोगात्मक पद्धतियाँ हैं ये पहले नहीं थी, ये अभी जो नई जो साइंस आई है उसके अकॉर्डिंग भी शुरू हुआ है। संसार में सर्वप्रथम जो गुप्त थे उन्होंने अमेरिका का लीपजिंग शहर है वहाँ पे 1879 में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी सबसे पहले। तो उनके उपरांत प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से इतनी अधिक और शीघ्र उन्नति की सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के समान ही यह मनोविज्ञान का एक आवश्यक अंग बन गया। तो प्रयोग करने के कारण ये क्या हो गया, विज्ञान का एक आवश्यक अंग हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का। यह पद्धति इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के निष्कर्षों से ही सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों की दृष्टि है वो समेत मानी जाने लगी और इस प्रकार इस पद्धति का प्रयोग मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ गई कि जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम उन पर प्रयोग करेंगे कि बच्चों को, जैसे हमने इसी क्वेश्चन में पीछे बताया था कि हमने दो ग्रुप को डिवाइड किया था और उन पर परीक्षण किया गया था, एक नई विधि अपनाई थी, एक पुरानी जो शिक्षण विधि अपनाई थी। तो नई शिक्षण विधि से बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा था, तो हम पढ़ाने में जो नई शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जो बाल मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रयोगशाला थी उन प्रयोगशाला के जो प्रयोगों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे इस तरह से काम में आती है बच्चों को जानने में। उसके बाद है वैलेंटाइन के अनुसार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्ता यह है कि हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों और नियमों की जानकारी में वृद्धि करता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है हमारी जो जानकारी में क्या करता है, वृद्धि करता है। यद्यपि यह विज्ञान अभी अपूर्ण है, फिर भी इसके अपने अन्वेषणों और अनुसंधानों में अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री को एकत्रित किया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने बहुत से ऐसे तथ्यों की खोज की जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान और उपयोगी है। तो ऐसे तथ्यों की खोज की जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है और प्रभावशाली है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा, हमारी जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है वो शिक्षा से किस तरह से इंटर रिलेटेड है। अब जैसे हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बच्चों को जानना जरूरी है कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, बच्चों का IQ लेवल क्या है और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको क्या पढ़ाना है। तो ऐसी चीज़ें हमें जानने के लिए पहले उन पर प्रयोग करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, जरूरी होता है। तो अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। आधुनिक युग में शिक्षा की प्राचीन धारणा बदल गई है। पहले क्या होता था, सभी बच्चों को इकट्ठा बिठाया जाता था, एक ही टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाता था, बच्चों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अलग अलग बच्चों पे पहले बच्चों पे परीक्षण किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं कि जो बच्चों का IQ लेवल क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग है वो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो प्रयोगों पर डिपेंड हो गई है।
अब विद्यार्थियों को सूचना मात्र देना भी शिक्षा नहीं माना जाता कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी, बच्चे ने सुन ली और वो हमारी शिक्षा है। नहीं, मॉर्गन के अनुसार शिक्षा बालक के जीवन का सर्वांगीण विकास है। मतलब वो उसका सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि उसका सामाजिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, ये सारी चीज़ें शिक्षा में आती हैं, जिससे वह अपने सर्वतोमुखी एवं समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक शिक्षक बालक के सर्वतोमुखी विकास में तभी सहायक हो सकता है जबकि उसे बालक का मानसिक स्तर, उसकी रुचि, उसकी योग्यता आदि का पूर्ण ज्ञान है। यह समस्त जानकारी हम मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चा है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, बच्चे को रुचि किस चीज़ में है, पहले इन चीज़ों को ध्यान में रख के इनको अध्ययन करवाया जाता है तो वो अध्ययन क्या होता है, हमारा इफेक्टिव होता है। बालक के मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की विविध प्रणालियों को अपनाया जाता है। उसके मस्तिष्क का अध्ययन उसके व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किया जाता है। उसके व्यवहार को देखा जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसको बनाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज लेना है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, इसीलिए प्रयोगात्मक पद्धति को भी अपनाया जाता है। तो व्यवहार है वो बच्चे का फेस टू फेस देखा जाता है और फिर उसके बाद है वो हमें अध्ययन पद्धति है वो अपनाई जाती है। पहले उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उसकी रुचि, उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी पहले ली जाती है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान उन परिस्थितियों की खोज करता है जिसमें एक अध्यापक दक्षतापूर्ण अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सके और इसमें अध्यापक के कार्य की मानसिक और बौद्धिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है और यह बताया जाता है कि अमुक मानसिक और शारीरिक दशाओं में समय अध्यापन संभव हो सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि अध्यापक शिक्षण में कैसे दक्षता प्राप्त कर सकता है। तो अब क्या हो गया है कि अब बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं है बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा। बच्चों को जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेल खिलवाए जाते हैं जिससे उसका जो सामाजिक विकास है वो किया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करवाए जाते हैं ताकि बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा हो। तो शिक्षा के साथ साथ उसका जो सर्वांगीण विकास है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। आधुनिक काल में बालकों की बुद्धि मापने के लिए मानसिक परीक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इस प्रणाली में बहुत सहायता पहुंच जाता है। बुद्धि परीक्षा का प्रयोग बुद्धि मापने और ज्ञान लब्धि मापने में बहुत अधिक किया जाता है और बालक की ज्ञान लब्धि को मापने के लिए पुरानी विधियों से यह विधि अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक है। तो पुरानी जो विधियाँ थी उनसे ज़्यादा जो प्रयोगात्मक विधि है वो इफेक्टिव है। उसके बाद देखिए प्रयोगात्मक पद्धति है, उसकी सीमाएं क्या है, उससे हमें कौन सी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनसे ये जो प्रयोगात्मक पद्धति है ये असफल हो जाती है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यंत विस्तृत है परंतु फिर भी शिक्षक का संपूर्ण क्षेत्र इसके विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को प्रयोगात्मक पद्धति पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु वह मनोविज्ञान शिक्षक की समस्त कठिनाइयों के लिए समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। अब बच्चे हैं, बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को दूसरे शिक्षक अपना सकते हैं, बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाकर उनको समझा सकते हैं या बच्चों को बाहर ले जाकर निरीक्षण करवा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो विधि काम में ले रहे हैं वो विधि सभी बच्चों पे समान रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये जो समाधान है ये हमारे लिए सब बच्चों के लिए समर्थ नहीं है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन उसी प्रकार से किया जाता है जैसे भौतिक विज्ञान में किसी भौतिक पदार्थ या द्रव्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक विज्ञान के उसमें द्रव्य आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार ये जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के विषयों का व्यवहार सदैव निश्चित परिस्थितियों में निश्चित प्रकार का होता है, अतः उनका अध्ययन करना क्या होता है, सरल होता है, किंतु मानव का व्यवहार अनिश्चित होता है। आज मानव इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है, अब से 5 मिनट के बाद वो कैसा व्यवहार करेगा, तो अलग परिस्थिति होने पर उसका जो व्यवहार हो जाता है वो चेंज हो जाता है। अब साइंस में क्या है, साइंस में हम कोई भी प्रयोग करेंगे उनका रिजल्ट है वो फैक्ट आएगा, बट अगर व्यवहार पे हम प्रयोग करने बैठेंगे तो व्यवहार तो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो इसके रिजल्ट है वो सटीक नहीं बैठते हैं। उसके बाद है किंतु मानव का व्यवहार अनिश्चित होता है, वह एक ही प्रकार की एक समान परिस्थिति में विभिन्न प्रकार से
व्यवहार का देखा जा सकता है। अब विज्ञान में क्या होता है, परिस्थितियाँ बराबर हों तो उसका रिजल्ट में क्या होगा, तार्किक होगा, बराबर आएगा। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में अगर व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो व्यवहार क्या होगा, अलग अलग होगा, चेंज हो जाएगा। अतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में भौतिक विज्ञान के समान निश्चित एवं दृढ़ नियमों को नहीं अपनाया जा सकता है। हम ऐसे दृढ़ नियमों को बालकों की शिक्षा में नहीं अपना सकते जहाँ एक ही उद्दीपक के प्रति विभिन्न बालकों की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर उद्दीपक एक है, साइंस में क्या होता है, उद्दीपक एक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, रिजल्ट आ गया, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम एक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं तो उसमें 4 बच्चों के व्यवहार है वो चारों के अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए ये इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में दूसरी कमी यह है कि परीक्षण के संचालन के समय विषयों के वातावरण और उनकी मानसिक दशाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे अवधान पर परीक्षण करते समय हम विषय का ध्यान कुछ समय के लिए किसी वस्तु विशेष पर केंद्रित करना चाहते हैं, किंतु हम इसके लिए पूर्ण विश्वस्त नहीं हो सकते कि पूरे परीक्षा काल में विषय का ध्यान उसी वस्तु पर केंद्रित बना रहेगा। मतलब मानसिक जो चीज़ें होती हैं उसको हम किसी दूसरे की मानसिक चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं कि सामने वाले का ध्यान कहाँ है, वो क्या सोच रहा है। इसीलिए ये क्या नहीं होता, ये फैक्ट नहीं होता, इसके प्रयोग है वो फैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें मानसिक अध्ययन होता है वो सफल नहीं होता है। क्योंकि अब हमें अवधान एक वर्ड है, अवधान का मतलब होता है किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना। अगर हम किसी इंसान को बोल दें कि आपको किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना है 5 मिनट के लिए, तो चौथे मिनट में हम ये नहीं पता लगा सकते कि उसका ध्यान है वो उस वस्तु पर केंद्रित है या नहीं है। तो इसीलिए हम इसकी सटीक जो डेफिनेशन है वो इस पर सही नहीं बैठती है। तो इन प्रयोगों में ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हमारे जो भाव और संवेग होते हैं उनका वैश्विक अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता। तो परीक्षणशाला में कृत्रिम भावों और संवेगों को उत्पन्न करना अत्यंत कठिन है, और यदि ऐसा संभव भी हो तो उसकी अनुभूति स्वाभाविक संवेगों के सर्वथा भिन्न होगी और उसके निष्कर्ष भी गलत होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका समय अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।